हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की मिट्टियों की, यानी हम मृदा की चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से मिट्टियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और भारत का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इस सेक्टर से सर्वाधिक मात्रा में रोजगार मिलते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार अगर किस क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में ही एग्रीकल्चर क्षेत्र आता है, तो सर्वाधिक रोजगार जो है ना वो कृषि से मिलते हैं। और हम चूंकि सभी जो है ना लगभग लगभग गंगा यमुना दोआब क्षेत्र वाले जो राज्य हैं वो सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस दृष्टि से भी मिट्टियाँ, मृदा जो है ना वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मृदा फसल को सीधे तौर पे प्रभावित करती है। और फसल को अगर मृदा प्रभावित कर कर रही है तो आप समझ सकते हो कि मृदा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करें हम मृदा की कि आखिर मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, तो देखो, कृष्ण का सबसे ऊपरी भाग क्या है, जो जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां अपना विकास करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यानी जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है ना, उस हिस्से में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अपना क्या करती हैं, विकास करती हैं। क्या करती हैं, विकास करती हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा के निर्माण की अगर मैं बात करूं कि मृदा निर्माण आखिर किन किन चीजों से होता है, तो एक तो इसमें जल का काफी बड़ा रोल हो जाता है। इसके अलावा इसमें गोलाश्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेत हो गई हमारी, बजरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा पंख हो गया, पंख को हम कहते हैं कीचड़, क्या कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। इसके अलावा सिल्ट हो गया, ठीक है, कले वगैरह हो गई। तो मृदा इन सभी पदार्थों से मिलके बनती है। इसके अलावा एक इसमें ह्यूमस की मात्रा और आ जाती है, जिसमें जैविक पदार्थ कहते हैं हम। जैविक पदार्थ, ह्यूमस की मात्रा और आ जाती है, जैविक पदार्थ और आ जाते। तो इन सभी से मिलकर क्या बनती है, हमारी मृदा बनती है, मिट्टी बनती है। मृदा की अगर अध्ययन की मैं बात करूं कि अध्ययन किसमें किया जाता है, तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है पेडोगेविस, ठीक। इसे हम कहते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा का निर्माण किससे होता है, अवसादों से होता है, गोलाश्म में हो जाता है, रेत, पंख, मिट्टी से होता है। जैसे कि हमारे यहाँ मैं भारत की अगर चर्चा करूँ, तो दक्कन के पठार में जो मृदा है वो अधिकांशतः काली मृदा है। कौन सी मृदा है, काली मृदा है। और इसका रीजन जो है ना वो ये है, क्योंकि जो दक्कन का पठार है वह किससे बना, मिल के बना है, लावा से मिल के बना है, राइट। लावा मतलब क्या हो गया, यानी ज्वालामुखी का हो गया। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इससे मिलके बन के जो मृदा बनती है उसे काली मृदा, काली मृदा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग जो है ना वो काला है। क्या है, रंग क्या है, काला। और जाहिर सी बात है, लावा है तो ये क्या होगा, गर्म होगा। जो भी कोई भी चीज अत्यधिक मात्रा में गर्म होगी और फिर जब ठंडी होगी तो वो जाहिर सी बात है अपने आप क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो इसलिए मृदा का रंग क्या है, काला है, ठीक है। इसके अलावा जो मृदा को जो प्रभावित, एक और जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो करती है जल। जल जो है ना वो मृदा को काफी प्रभावित करता है, क्योंकि जल की वजह से ही मृदा में क्या होती है, पारगम्यता होती है। जैसे सिंचित होगी तो ऊपर के जो कण है, जो पोषक तत्व हैं, वो जल के माध्यम से नीचे चले जाएंगे, और नीचे वाले ऊपर के तत्व क्रिया के उपरांत ऊपर आ जाएंगे। तो जल जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मृदा में, ठीक है। ह्यूमस की मैं बात करूं, ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमस की मैं अगर बात करूं तो ये कुछ नहीं है, मतलब जल, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ। क्या है, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो है ना वो क्या है, ह्यूमस की मात्रा। जैसे कि एक पेड़ के नीचे ह्यूमस की मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। किसके नीचे, पेड़ के नीचे। क्यों होगी, क्योंकि देखो पेड़ है तो उसके नीचे क्या होंगे, ये हमारा मान लो ट्री है, ठीक है। अब इसके जब पत्ते झड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे, इस पेड़ के आसपास में इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर जब इनके ऊपर वर्षा की बूंदें पड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे, गलने लगेंगे। जब गलेंगे तो ये सड़ गल कर क्या हो जाएंगे, फिर एक कार्बनिक पदार्थों में बदल जाएंगे, जैविक पदार्थों द्वारा अपघटित कर दिए जाएंगे, जिसके द्वारा ये कार्बनिक पदार्थों में बदल जाएंगे। तो ह्यूमस की मात्रा जल से प्रभावित करती है। इसके अलावा तापमान से भी प्रभावित होती है, क्योंकि चूंकि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो
रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, ह्यूमस की मात्रा वगैरह जो है ना वो काफी अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाएगी, निक्षालन की क्रिया होने लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मृदाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें Fe है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है और जैविक पदार्थों की मात्रा। तो इन सभी के आधार पे हमने मृदा को डिवाइड किया है। तो देखो, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं और इन्हीं के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हें भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर भारतीय मृदा को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा बेसिकली हमेशा गंगा यमुना दो आब वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो गंगा मतलब जहाँ पे भी नदियां होंगी ना उनके आसपास में क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई ही पाई जाएगी, क्योंकि इसका निर्माण नदियों द्वारा ही होता है। हालांकि नर्मदा और ताप्ती इसके एक क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। इसके अलावा लाल और पीली मृदा ये हमारे दक्कन के पठार में इस वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी। शुष्क मृदा हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। पीट मृदा यहाँ पे पाई जाएगी। पीट मतलब कोयला वगैरह से लोहे की मात्रा जैसे झारखंड वाला क्षेत्र हो गया वहां पे पाई जाएगी, ठीक है। काली मृदा दक्कन के पठार में ये काली मृदा हो गई। लेटेराइट मृदा अत्यधिक निक्षालन की क्रिया के उपरांत लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। किसकी वजह से, एफी की वजह से। अभी हम इनकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। लवण मृदा, लवण मृदा राजस्थान में पाई जाएगी, परंतु इसकी विशेषता ये है, जो ये हमारी शुष्क मृदा है ना, या फिर पुराना जलोढ़ को मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा जो है ना उसमें अत्यधिक सिंचाई के उपरांत जो नीचे का NaCl है वो केशिकात्मक क्रिया के उपरांत ऊपर आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ की मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वन मृदा, ये हमारी मृदा के कुछ विभिन्न प्रकार है। अब बारी बारी से हम इन पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन जलोढ़ मृदा की बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या है, क्यों है, कैसे। तो जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान नदी घाटियों में विस्तृत भागों में पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण ही नदियों से होता है, इसलिए नदी घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ देश के कुल क्षेत्र में 40% यानी सर्वाधिक मैक्सिमम अगर कोई मृदा पाई जाती है तो वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा भी यही है। इसका निर्माण हिमालय पर्वत पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गाद बालू के जमाव से हुआ है। इसमें पोटास की अधिकता होती है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कौन सी मृदा में किस पदार्थ की अधिकता होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है। फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है। पोटास की तो क्या होगी, अधिकता होगी, फास्फोरस की क्या होगी, कमी होगी। गंगा के ऊपरी मध्यवर्ती भागों में यानी मध्यवर्ती भाग है वहां पे खादर कहेंगे और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। भिन्न भिन्न मृदाओं में विभाजित की जाती है, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा तो क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, और नवीन को हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, ठीक है। निम्न, इसके अलावा निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान में ब्रह्मपुत्र घाटी में यह दोमट मृदा और मृण्मय मृदा के नाम से विख्यात है, ठीक है, जलोढ़ मृदा। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे ही जाएंगे, यानी ये हमारा पश्चिम, ये वाला भाग, जैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसमें बालू की मात्रा घटती जाएगी। जलोढ़ मृदा गहन कृषि की जाती है। यहाँ पे गेहूं, धान, गन्ना, दलहन, तिलहन की फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, हमारी जलोढ़ मृदा है। कौन कौन सी फसलें हैं, धान है, गेहूं है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन। तो जलोढ़ मृदा में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो इसमें पोटाश की अधिकता होती है, दूसरी इसमें फास्फोरस की कमी होती है। दो बातें महत्वपूर्ण, यानी पोटाश P अधिक होगा, फास्फोरस कम होगा, ठीक है। फास्फोरस जो है ना उसकी क्या होगी, कमी होगी। इसके अलावा ऊपरी भाग में क्या कहेंगे, खादर, और निचले भाग में बांगर। सर्वाधिक भाग में कौन सी मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा, लगभग 40%। नदी घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा, ठीक है। काली मृदा, देखो दिख भी रहा है काली मृदा, ठीक। तो काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती है। कौन से पठार में पाई जाती है, दक्कन पठार में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण ही ज्वालामुखी
ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? काली मृदा के। और आप जानते हो कि हमारा जो दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, दक्कन का जो पठार है उसका अधिकांश भाग किससे निर्मित हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से। इसलिए काली मृदा कहाँ पाई जाएगी? दक्कन के पठार में। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। इन मृदाओं को रेगर मृदा तथा काली कपासी, चूंकि इसमें कपास की अधिकता होने के, कपास की सर्वाधिक खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे काली कपास वाली मृदा या फिर काली कपासी भी कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर काली मृदा मरणमय, गहरी व अपारगम्य होती है। क्योंकि इसके कण बहुत बारीक होते हैं, इसलिए जैसे ही यह गीली होगी तो यह एक स्लाइड मतलब ठोस सतह में तब्दील हो जाएगी, जिससे निक्षालन की क्रिया नहीं हो पाती। इसलिए यह जो मृदा है वह क्या हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। परंतु जब यह सूखती है तो इसमें कुछ इस तरह की पपड़ी बन जाती है, जिसके कारण इस मृदा को हम कहते हैं, इसमें दोहरी जुताई की जाती है, सतह जुताई हो जाती है इसमें, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये मृदा गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें सवता जुताई हो गई। जैसे आपको अगर एक प्रैक्टिकल करके देखना हो काली मृदा पे, तो आप घरों में जैसे आपको मतलब छननी होगी, ठीक है, कौन सी? जिससे हम कढ़ाई वगैरह उतारते हैं, राइट, मतलब तेली ऑयली पदार्थों को जैसे ही हम उतारते हैं ना, वो वाली चाल है। ठीक है, उससे जब आप गेहूं छानोगे, गेहूं को उठाओगे, तो आप पाओगे कि इससे संपूर्ण गेहूं नीचे निकल जाता है। लेकिन इसी छलनी से जब आप हमारे आटे को करो निकालोगे, तो आप पाओगे कि आटे में जो बारीक महीन कण होने के कारण उसके कण आपस में चिपक जाएंगे और इस छलनी से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक, ऐसे ही विशेषता होती है काली मृदा में। ठीक है, तो इस ध्यान रखना कि काली मृदा के कण बहुत बारीक होते हैं, जिस कारण जैसे ही इनमें नमी मिलेगी तो ये चट्टान की स्लाइड में बदल जाएंगे, और जब ये शुष्क होंगे तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे, जिसलिए इसके क्या कहेंगे हम? सख्त जुताई होगी। काली मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, निक्षालन की क्रिया नहीं होगी, अपारगम्य होगी, तो नीचे पानी जा नहीं सकेगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसके कारण फसलों में, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों, शुष्क ऋतु में मिलने नमी मिलती रहती है और फलती फूलती रहती है। काली मृदा में चूने, लोहा, देखो अधिकता किसकी है? चूना है, लोहा है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम के तत्वों की मात्रा पाई जाती है, पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक, पोटाश की मात्रा पाई जाती है, चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ना, वो काफी मात्रा में, इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थों की कमी होती है। देखो जैविक पदार्थ तो ना हर मृदा में कम ही होंगे, ऐसी कोई भी मृदा नहीं है जिसमें जैविक पदार्थों की क्या हो? अधिकता हो, ऐसी कोई मृदा नहीं है। सभी मृदा में, यानी हमारे यहाँ जितने भी मृदा अवेलेबल है, उन सभी में क्या होगी? जैविक पदार्थों की कमी होगी। इसके अलावा जो काली मृदा में बात ध्यान रखने वाली है, एक तो ये कि ये दक्कन के पठार में पाई जाती है, दूसरी सेकंड ऐसी मृदा है जो सर्वाधिक मैक्सिमम हिस्से में पाई जाती है, चिपचिपी होती है, सतत जुताई होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए काली कपास या फिर कपास मृदा भी कहते हैं। चूना होगा, लोहा होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, ये इसमें अधिकतम पाए जाएंगे। इसके अलावा पोटाश की मात्रा भी होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, लाल और पीली मृदा। तो लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। यानी ये जो हमारा दक्कन का पठार है, इसमें उन क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण हुआ है जहाँ पे क्या होगी? वर्षा कम होगी, तो जैसे तमिलनाडु वाला तट हो गया। इसके अलावा जो ये हमारा पश्चिमी घाट है, उसके पूर्वी ढलानों पे क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे भी क्या होगी? लाल और पीली मृदा पाई जाती है। एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पे पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी? जहाँ पे कम वर्षा हो वाले उन क्षेत्रों में होगा जहाँ पे रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस वजह से दिखाई देती है? तो ध्यान रखिएगा, फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, और पीला रंग जो है ना, वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। एग्जाम में क्या देगा? कथन दे देगा आपका। पहला कथन,
कि लाल और पीली मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, कथन नंबर 1। कथन नंबर 2, पीला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी एक सही दूसरा गलत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे मतलब जैसे कहा ना स्टेटमेंट में क्या कहा कि फेरिक ऑक्साइड मतलब पीले रंग की, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड किस लिए होता है? लाल रंग के कारण होता है, और फेरिक ऑक्साइड पीले रंग के होता है। देखो फेरिक केवल एक प्रत्यय का डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, एक प्रत्यय का डिफरेंट है। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि लाल है, लल रंग जो है ना वो क्या है, लाल है, तो किसके कारण होगा, फेरस। देखो फेरस में केवल एक मात्रा आ रही है और कोई ई की मात्रा नहीं है, जबकि फेरिक में क्या होगा, ई की मात्रा आ रही है, और पीले में भी क्या हो जाएगा, ई की मात्रा है। तो फेरिक से ई की मात्रा से याद रख लेना कि जहाँ ई की मात्रा होगी वो फेरिक होगा, और जहाँ पे नहीं होगी वह क्या होगा, लाल। तो लाल यानी फेरस के कारण, और पीला यानी फेरिक के कारण। ठीक है। पीली और लाल मृदा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, मध्य गंगा के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। जल योजन होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस सभी मृदा में कमी होती है ह्यूमस की, इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी होती है। और अभी हमने जाना कौन सी मृदा में होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी काली मृदा में भी होती है, यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी काली मृदा में भी होगी। इसके अलावा कौन सी मृदा में भी होगी, लाल और पीली मृदा में भी। इन तीनों मृदा में क्या होगी, फास्फोरस और ह्यूमस की, नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होगी। नेक्स्ट मृदा है हमारी लेटराइट मृदा। तो लेटराइट एक लेटिन शब्द है, लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्योंकि इस मृदा का रंग जो है ना वो ईंट जैसा है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसके कारण इस मृदा को क्या कहते हैं, हम लेटराइट मृदा कहते हैं। लेटराइट मृदा उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होते हैं, यानी जहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक हो और वर्षा भी क्या हो, रेन फॉलोइंग क्या हो, जहाँ पे अधिक हो। तो जाहिर सी बात है दक्कन के पठार में पाई जाएगी, जहाँ पे वर्षा भी क्या हो, यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। वर्षा भी अधिक हो, टेम्परेचर भी अधिक हो। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की क्या होती है, कमी होती है। लोहे एक्स और पोटास की क्या होती है, अधिकता होती है। इसके अलावा और कौन सी मृदा में लोहे एक्स और पोटास की अधिकता होती है, तो जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में भी लोहे एक्स और पोटास की अधिकता होती है। इसके अलावा लेटराइट मृदा में भी लोहे एक्स और पोटास की अधिकता होती है। लेटराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, यानी कृषि के लिए यहाँ पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। जाहिर सी बात है, जिन मृदाओं से ईंटों का निर्माण हो वहाँ कृषि कैसे संभव हो पाएगी। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए मृदाओं में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक रेन होने के कारण, वर्षा होने के कारण जो पोषक तत्व हैं वो निक्षालन की क्रिया द्वारा पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में, मृदा के निचली परत में चले जाते हैं, जिसके कारण ऊपर वाले हिस्से में महज बंजरता रह जाती है। ठीक है, तो रेन जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस मृदा के अनउपजाऊ होने में। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे कृषि के लिए इसमें क्या डालने पड़ेंगे, अपने को पोषक तत्व डालने पड़ेंगे, यानी खाद अत्यधिक मात्रा में डालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ उपजाऊ होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मृदा उपयुक्त है। एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार वीडियो और जो हमारी वीडियो और आरएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा, लेटराइट मृदा काजू के उपयोग के फसल के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस प्रकृति में, इस चराचर, इस धरा में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, अचर या फिर अचर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्णतः क्या हो, गलत हो या फिर पूर्णतः सही हो। प्रत्येक व्यक्ति में सही और गलत होता है, यानी ना ही तो कोई व्यक्ति पूर्णतः सही होगा, ना ही कोई व्यक्ति पूर्णतः गलत होगा। उसमें एक अनुपात के तौर पे पूर्णता और अपूर्णता रहती है। इसलिए हर एक व्यक्ति में अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। जैसे लेटराइट मृदा में हालांकि इसमें नहीं की जा सकती भाई, फसलें उगाई नहीं जा सकती, उर्वरक की आवश्यकता है, परंतु देखो जैसे काजू की फसल के लिए उपयुक्त है, तो अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो जीवन में भी ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः गलत नहीं होता, पूर्णतः सही नहीं होता, अच्छाई और बुराई का उसमें अनुपात होता है। ठीक है, लेटराइट मृदा सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा, असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है,
तो ध्यान रखने वाली बात जो है ना वो एक तो ये है कि ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, जिस कारण से इसका रंग क्या होता है, लाल, यानी लाल होता है, ईंट के समान होता है। ठीक है, केरल में जहाँ पे काजू की फसल के लिए यहाँ उपयुक्त है, इसके अलावा यहाँ क्या है, अत्यधिक मात्रा में अनुपजाऊ है। फिर आती है हमारी शुष्क मृदा यानी राजस्थान वाली मृदा। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में पाई जाता है। यानी जो हमारा थार का रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, वहां पे कौन सी मृदा पाई जाएगी, तो शुष्क मृदा पाई जाएगी। शुष्क मृदाओं में रंग लाल से लेकर गहरा लाल तक होता है। ये सामान्यतः संरचना में बलुई व प्रकृति में लवणीय होते हैं। बलुई मृदा का मतलब उसके कण थोड़े है ना क्या हो जाएंगे, मतलब महीन से भी, जैसे हमारा टाटा नमक आता है ना, तो उसकी जितने हो जाएंगे बलुई मृदा में उसके कण। ठीक है, प्रकृति में यह लवणीय होती है। लवणीय होने का मुख्य कारण ये है कि अत्यधिक सिंचाई के कारण इसके नीचे जो है ना, निष्कालन की क्रिया के दौरान, केशिकात्व की क्रिया के दौरान जो नीचे का NaCl है वह ऊपर वाली मात्रा में आ जाता है। इसके अलावा आपको सभी को पता है कि राजस्थान के हिस्से का निर्माण तेथिस सागर के अवशेषों हुआ है। कौन से सागर से हुआ है, तेथिस सागर से निर्माण हुआ है इससे। तो इसमें लवणता की अधिकता जाहिर सी बात होगी होगी। यहाँ पे खारे पानी की झीलें इस बात का प्रमाण है कि इसका निर्माण इसी सागर से हुआ है। तो इस वजह से भी यह मृदा क्या होती है, लवणीय होती है अपनी उत्पत्ति के कारण। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा अत्यधिक इतनी अधिक हो जाती है कि इसके पानी में वाष्पीकरण नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी झीलों में, जैसे राजस्थान में विभिन्न खारे पानी की झीलें हैं, तो उनसे क्या हो जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होगा। ह्यूमस सभी जगह कम होगा, शुष्क है तो नमी जाहिर सी बात है कम होनी ही होनी है। नाइट्रोजन अपर्याप्त, फास्फोरस और फास्फोरस सामान्य मात्रा में पाया जाता है, यानी फास्फोरस तो क्या होगा, सामान्य मात्रा में होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, यह मृदा अनुर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थों की मात्रा नहीं पाई जाती, कम पाई जाती है। हालांकि इसमें अगर सिंचाई की जाए तो इसे काफी उर्वरक बनाया जा सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में गंगा नहर के कारण, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण वहाँ के क्षेत्र में कृषि क्रांति आई है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में भी यही मृदा पाई जाती है, परंतु वहाँ पे सिंचाई के कारण वह अत्यधिक उपजाऊ हो गए। फिर आती है हमारी लवण मृदा। ये ऐसी मृदा को ऊपरी ऊसर मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा को, लवण मृदा को क्या कहते हैं, ऊसर मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, ये अनुर्वर होते हैं और इनमें सभी प्रकार की वनस्पतियां नहीं उगाई जाती हैं। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, जो कि लगभग सभी में कम पाई जाएगी। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्र में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्र में, उपजाऊ जलोढ़ मृदा और भी लवणीय हो जाती है। क्योंकि अत्यधिक सिंचाई होगी तो मैंने आपको बताया कि वहां पे केशिकात्व क्रिया होगी। केशिकात्व का मतलब होता है एक बारीक नली, जैसे कि उसके माध्यम से, जैसे जो जल का आपने अपसारे, जो आसान आसरण बल, और फिर नाम है मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा अभी, मतलब एक बल होता है जो जल और द्रव्य और पदार्थ की सतहों के मध्य में लगता है। ठीक है, आसंजन बल और सहसंजन बल। हाँ, आसंजन बल और सहसंजन बल। तो इस इन बलों के कारण जो केशिकात्व क्रिया के माध्यम से जल जो है ना वो विपरीत दिशा में, यानी गुरुत्व ग्रेविटी फोर्स के विपरीत दिशा में गति करता है। जैसे आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहो तो आप अपने टॉवल को एक पानी में, मतलब एक हैंगर से ऊपर लटका देना और नीचे इसे एक बाल्टी से एक पानी में डाल देना। ठीक है, 50% थोड़ा सा डाल देना, आई थिंक 20% डाल सकते हो आप। फिर आप पाओगे कि 1-2 घंटे बाद में आप देखोगे कि संपूर्ण टॉवल जो है ना वो आपका गीला हुआ हो चुका होगा, क्योंकि केशिकात्व की क्रिया के कारण ग्रेविटी के विपरीत दिशा में जल की क्या होती है, गति होती है। तो इसी क्रिया के फलस्वरूप NaCl जो है ना वो यहाँ पे अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या हो जाता है, मृदा की ऊपरी सतह पे आ जाता है, जिसके कारण यह मृदा लवणीय हो जाती है। यहाँ पे किसकी, नमक की क्या हो जाती है, परतें बन जाती हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो।
इनमें विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे इसे रेहर भी कहा जाता है, कलर ऊशर, राकुर, धुर, कार्ल, चौपन आदि नामों से इसे पुकारा जाता है। फिर आती है हमारी पीट मृदा। पीट ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से उपयुक्त वाले क्षेत्रों में जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, यहाँ जहाँ पे वनस्पति की वृद्धि क्या हो, अच्छी हो, इसके अलावा उच्च आर्द्रता हो और उच्च क्या हो, भारी वर्षा हो, तापमान भी अधिक हो। इन क्षेत्रों में मृदा जैविक पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को हुम्यस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्राप्त करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। देखो अब तक जितने भी मृदा थी हमारी, उन सभी में क्या थी, जैव पदार्थों की क्या थी, कमी थी, ठीक नहीं थी। तो ये आ गए हमारी एक मृदा, पीट मृदा, जिसमें क्या होगी, जैव पदार्थों की अधिकता होगी। तो अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सी मृदा में जैव पदार्थों की अधिकता होती है, तो आप आंसर लगा के आ जाइए, ठोक के आ जाएगा कि पीट मृदा में क्या होती है, जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। कितनी होती है, 40 से 50 होते हैं, क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति ही उन क्षेत्र में होती है जहाँ पे उच्च आर्द्रता हो, साथ में वनस्पतियों की अधिकता हो। जब वनस्पतियों की अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है, वनस्पतियां से ही किसके निर्माण होता है, जैव पदार्थों का। ये मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होगी। जाहिर सी बात है, वनस्पति होगी तो किस रंग के होंगी, गाढ़े और काले रंग के होंगे। जैसे आप अभी हमारे यहाँ मानसून चल रहा है, ठीक है, तो अगर पेड़ के नीचे पत्तियां झड़ी हुई होंगी पहले, तो आप, हालांकि आप लोग साफ कर दे तो साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जब पत्तियां यहाँ पे झड़ के इकट्ठा हो जाती हैं, फिर इसमें पानी की वर्षा की बूंदें जब पड़ती हैं, तो इसमें निक्षालन यानी इसमें क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होती है, जिनके फलस्वरूप जैविक पदार्थों के कारण मृदा का अपघटन होता है। और ये वाली मृदा काफी उपयुक्त होती है उर्वरक के लिए। इसका उपयोग आप अपने खेतों में उर्वरक के तौर पे भी कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो काले रंग की होती है, ठीक है, इसमें अनेक स्थानों पे क्षारीय भी होते हैं। ये मृदा अधिकतम बिहार, उत्तरांचल के क्षेत्रीय भाग में, वेस्ट बंगाल तटीय और उड़ीसा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पीट मृदा पाई जाती है। फिर हमारा अंतिम है आज का वन मृदा। ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दोमट होती हैं तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय, कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बट एक प्रकार के टाइप के तौर पे हमें याद करना ठीक है, होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी एग्जाम में आज तक तो नहीं पूछा गया है और आई होप आगे भी नहीं पूछा जाए, ठीक है। ये बात थी वन मृदा की। बट ये पीट मृदा, काली मृदा, लवणीय मृदा, ठीक है, शुष्क मृदा, इसके अलावा लेटराइट मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा वर्तमान में मृदाओं का एक अमेरिका, यूएसए एक एनजीओ है, उसने भी मृदाओं का विभाजन किया है, जो कि हम राजस्थान के और इंडिया के सेंस में दोनों तरह के से एक साथ ही कवर कर लेंगे, तो हमारा दोनों याद हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी, जो कि आजकल एग्जामों में काफी ट्रेंड बना हुआ है, उससे काफी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारे मृदा की। आई होप आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी और समझ में भी आया हुआ होगा। तो हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहेगा, क्योंकि देखो मेहनत, वक्त आने पे वही फूल खिलते हैं जो तूफान से डट कर खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वक्त भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपनी परिस्थितियों में डटे रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो आप भी मेहनत करते रहिएगा, ताकि वक्त आने पे आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू आर लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।